Hello students, how are you? In our previous class we discussed about the mole concept and the numericals related with that. I hope you understand about that. Now in today's class let us start a new topic, that is percentage composition. Percentage composition है क्या? परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल में, परसेंटेज कंपोजिशन जो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर उसके जो हर एक एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट के का मास जो है, परसेंटेज कंपोजिशन का मीन्स है किसी भी एलिमेंट, किसी भी मॉलिक्यूल के ईच एलिमेंट के मास को टोटल मास के साथ परसेंटेज की टर्म में एक्सप्रेस करना। यानी कि अपन सीधा सीधा बोल सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए मॉलिक्यूल इज द मास ऑफ ईच एलिमेंट, which express as the percentage of total mass, जिसे टोटल मास जो है उसके परसेंट में उसको फाइंड आउट किया जाता है। गॉट इट? अगर अपन यहां पे सिंपल सी बात करें तो इसका मीन्स है परसेंटेज जो है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, इसका फॉर्मूला अगर अपन बनाए तो दैट इज टोटल मास ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट का उस मॉलिक्यूल के अंदर कितना मास है, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल का टोटल मास कितना है, और परसेंटेज है इसलिए किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 100 से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। गॉट इट? क्लियर? तो इससे तो टोटल मास ले सकते हैं, या फिर अपन जैसे मास ऑफ एलिमेंट लिखा है तो अपन यहां पर ये भी लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, क्लियर? जैसे एक एग्जांपल के थ्रू अपन इस चीज को समझते हैं। एग्जांपल अपने लेते हैं इन वाटर के अंदर कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर अपन निकाल लें तो भाई अपने को मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 एटम्स इनटू 1 का कितना होता है 1.01 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16, तो टोटल कितना हो गया, दैट इज 18.02 मॉलिक्यूलर मास आ गया अपने पास। हर एक का अपन ने लिख ही रखा है तो अपन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन निकालें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का टोटल मास कितना है, हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2 एलिमेंट है ना, तो 2 इंटू 2 1.001 तो कितना हो गया 2.02 डिवाइडेड बाय 18.02 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इट विल बी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। आगे आप कर सकते हैं शायद। इसी तरह से अपन निकालें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन में कितना है 16 डिवाइडेड बाय 18.02 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इससे अपने पास क्या आ जाएगा, दैट इज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। गॉट इट? तो इस तरीके से अपन किसी भी मॉलिक्यूल का परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं। गॉट इट? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं इस चीज को अपने को और ज्यादा डिटेल्ड में, क्योंकि ये अगर आपके माइंड में क्लियर नहीं हुआ तो फिर जो आगे का जो टॉपिक है इंपीरियल फार्मूला और उसके बाद जो मॉलिक्यूलर फार्मूला का डेरिवेशन वो बिल्कुल माइंड में नहीं जा पाएगा। इसलिए एक और एग्जांपल अपन लेते हैं। अपने को फाइंड आउट करना है परसेंटेज कंपोजिशन
ऑफ पोटेशियम क्लोरेट यानी कि KClO3, इसमें अपने को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो अपने को निकालना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ KClO3, KClO3 का मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, पोटेशियम का होता है 39 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन कितना हो गया 16। ओके, क्लियर? आराम से मेरे हिसाब से आप आगे निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा टोटल, अगर अपन करें तो 39 प्लस 35.5 और ये हो गया 48। टोटल करते हैं तो 122.5 इसका आंसर आता है। ये आ गया अपना मॉलिक्यूलर मास ऑफ KClO3। अब अपन निकालें तो दैट इज परसेंटेज मास या परसेंटेज मास कंपोजिशन ऑफ पोटेशियम, परसेंटेज मास कंपोजिशन ऑफ क्लोरीन एंड परसेंटेज मास कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। आप जानते हैं फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पोटेशियम का मास और उसमें डिवाइड कर दीजिए टोटल का 122.5 मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लोरीन वाले में क्लोरीन का कर दो 35.5 डिवाइड बाय 122.5 मल्टीप्लाइड बाय 100। ऑक्सीजन वाले में ऑक्सीजन का कर दो 48 डिवाइड बाय 122.5 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आ जाते हैं आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ क्लोरीन, पोटेशियम एंड ऑक्सीजन। ओके, नाउ आई थिंक क्लियर हो गया होगा कैसे इसको निकाला जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अपने पास क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको अपन कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज इंपीरियल फॉर्मूला। After discussing about the percentage composition, mass percentage composition, let me discuss about the new topic that is empirical formula and molecular formula. Empirical and molecular formula. We are familiar with the molecular formula term. That is a new term for you. So let me discuss about that. What the empirical formula? Empirical formula क्या है? The chemical formula which express the simplest ratio of atoms, of a molecule is called empirical formula of that molecule. किसी भी मॉलिक्यूल का वो केमिकल फॉर्मूला जो कि उसमें मौजूद जो वेरियस एटम्स हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम जो उसमें मौजूद है, उनका सिंपलेस्ट रेशियो एक्सप्रेस करें। क्या करें? उसका सिंपलेस्ट रेशियो एक्सप्रेस करता हूं। वो जो सिंपलेस्ट रेशियो है उसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं उसको? इंपेरिकल फॉर्मूला। गॉट इट? इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट विद द एटॉमिक मास। इसे अपन डिराइव करते हैं जब किसी भी एटम का हमें परसेंटेज कंपोजिशन, किसी भी एलिमेंट का जो परसेंटेज कंपोजिशन है, जो मास परसेंटेज जो कंपोजिशन है, अभी अपन पिछले क्लास में डिस्कस किया था ना, तो जो उसका मास परसेंटेज कंपोजिशन है, उस मास परसेंटेज कंपोजिशन को डिवाइड किया जाता है उस जो भी उसमें एटम है, हर एक का परसेंटेज कंपोजिशन, और उसमें डिवाइड किया जाता है एटॉमिक मास का। तो उससे हमारे पास क्या आ जाता है? उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। गॉट इट? सेकंड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो आप जिसके बारे में आप जानते हैं। क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? इट इज अ केमिकल फॉर्मूला विच गिव्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। इट इज ए
chemical formula which gives actual number of atoms of various elements present in a molecule. Present in a molecule. एक molecule के अंदर जो एक्चुअल जो एटम्स हैं, जो एटम्स का जो एक्चुअल नंबर है, एक्चुअल जो नंबर है वो उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला में भी सेम और मे बी डिफरेंट. दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं. गॉट इट? अगर अपन यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले हम परसेंटेज कंपोजिशन से डिराइव करते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला, और इंपेरिकल फॉर्मूला से डिराइव किया जाता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब दोनों का थोड़ा सा अपन इस चीज को समझते हैं, कुछ एग्जांपल से अपन इस चीज को समझते हैं कि दोनों है क्या. जैसे अपन बात करें सबसे पहला दैट इज जैसे बेंजीन. अगर मैं इसका इंपेरिकल फॉर्मूला लिखूं तो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है इसका CH, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो वो होता है C6H6. या पहले अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि आप इस चीज को ज्यादा अच्छा समझ पाएं. इसका जो फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो है C6H6. अगर मैं इसका इंपेरिकल फॉर्मूला लिखूं तो दोनों 6 है, दो एटम है, कार्बन के 6 एटम्स है और हाइड्रोजन के 6 एटम्स है. दोनों का सिंपलेस्ट रेशियो लोगे तो क्या आएगा? 1:1. यानी कि इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बना? CH. गॉट इट? अंडरस्टैंड? इसी तरह से सेकेंड एग्जांपल लें अपन, दैट इज एथीन. अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं, एथीन का ले लेते हैं अपन एक बार. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर लिखूं तो दैट इज C2H6. C2H6. और इसका इंपेरिकल फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? 2 6, सिंपल करोगे तो 1 3. इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया इसका? CH3. गॉट इट? इसी तरह से थर्ड एग्जांपल लें, हाइड्रोजन परऑक्साइड. हाइड्रोजन परऑक्साइड. अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज H2O2. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? H2O2. और इसका इंपेरिकल फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो दैट इज, दोनों का सिंपलेस्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 1:1. यानी कि HO. क्या बन जाएगा? HO. ये तो थे जहां पर डिफर हैं. अब जरूरी नहीं है हर केस में डिफर हो, बहुत सी जगह पर सेम भी है. जैसे अपन बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखता हूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है HCl, और इसका इंपेरिकल फॉर्मूला लिखूं तो दोनों 1:1 है. दोनों क्या है? 1:1. तो 1:1 ही रहेगा, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी क्या बनेगा? HCl. या और अपन ले तो जैसे सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड. सोडियम अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो तो दैट इज NaCl, और इसका इंपेरिकल फॉर्मूला लिखो तो दैट इज अगेन NaCl, क्योंकि दोनों 1:1 है. गॉट इट? और एग्जांपल लेना चाहें, वाटर. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O. इंपेरिकल फॉर्मूला 2:1. 2:1 का तो कुछ हो नहीं सकता, सिंपलेस्ट रेशो 2:1 ही रहेगा क्योंकि ये 1 ही है. तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? H2O. गॉट इट? तो इनकी केसेस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला एक है, जबकि इनकी केसेस में मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फॉर्मूला अलग अलग होता है. गॉट इट? क्लियर? अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो अपन है लेते हैं दैट इज स्टेप्स टू डिटरमिनेट द इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को कैसे डिटरमिनेट किया जाता है या उसका डिटरमिनेशन कैसे किया जाता है उसकी अपन बात करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है. आपको परसेंटेज कंपोजिशन दिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि भाई इसका फॉर्मूला क्या होगा. तो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज डिटरमिनेशन
डिटर्मिनेशन ऑफ empirical and molecular फॉर्मूला, कि किस तरीके से अपन किसी भी एटम का इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपन डिटर्मिनेट करते हैं। गॉट इट? इसमें कुछ स्टेप्स हैं वो अपने को ध्यान रखनी है। सबसे पहली स्टेप होती है उसमें रिलेटिव नंबर, हर एक एलिमेंट का रिलेटिव नंबर डिटर्मिनेट करना। डिटर्मिनेशन ऑफ या डिटर्मिनेट रिलेटिव नंबर, रिलेटिव नंबर। अब ये रिलेटिव नंबर क्या है इसको ध्यान से समझना। रिलेटिव नंबर जो है वो डिटर्मिनेट किया जाता है, ये एक तरीके से अपन बोल सकते हैं ये एक नंबर है। ये क्या है? एक नंबर है जो उनके सिंपलेस्ट रेशियोज को डिटर्मिनेट करता है। इसके लिए क्या करते हैं अपन, जो उसका परसेंटेज है, जो उसका परसेंटेज अपने को दिया गया है मास परसेंटेज, उस मास परसेंट के अंदर एटॉमिक मास का डिवाइड किया जाता है। ये अपन कैसे निकालते हैं? जो भी इसके अगली स्टेप है एम्पेरिकल फॉर्मूला डिटरमिनेट करना। अपन ने जो पहले लिखा था ना वो उसको ही एक तरीके से उसकी प्रिमिटिव स्टेप है एम्पेरिकल फॉर्मूला डिटरमिनेट करने की। तो रिलेटिव नंबर के लिए जो उसका परसेंटेज मास कंपोजिशन है या परसेंटेज ऑफ मास जो दिया गया है उसमें उस एलिमेंट के एटॉमिक मास का डिवाइड किया जाता है, तो जो नंबर हमें मिलता है वो कहलाता है उसका रिलेटिव नंबर। क्या कहते हैं उसको? रिलेटिव नंबर। गॉट इट? ओके। सेकंड स्टेप, जो यहां पर हमें अलग अलग एटम्स के जो रिलेटिव नंबर हमें मिले हैं, जो अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए जो रिलेटिव नंबर जो मिले फर्स्ट स्टेप की, उसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट जो है, उसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट है उसका बाकियों में डिवाइड करके सिंपलेस्ट रेशियो निकाला जाता है। तो सेकंड स्टेप जो आती है वो है सिंपलेस्ट रेशियो। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, जो भी हमारा रिलेटिव नंबर है, जो भी किसी भी एलिमेंट का जो रिलेटिव नंबर हमें मिला है उसके अंदर स्मॉलेस्ट रिलेटिव नंबर का डिवाइड कर दिया जाता है। क्या करते हैं अपन? स्मॉलेस्ट रिलेटिव नंबर का डिवाइड कर दिया जाता है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? तब जाकर हमें क्या मिलता है उसका सिंपलेस्ट रेशियो। अब ध्यान रखना है सिंपलेस्ट रेशियो जो है वो वोल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वोल नंबर होना चाहिए। गॉट इट? अगर ये वोल नंबर नहीं है, सभी एलिमेंट्स का जो सिंपलेस्ट रेशियो हमें मिले अगर वो वोल नंबर नहीं है, तो उस केस में अपन किसी ना किसी एक सिंपल किसी ना किसी एक इंटीजर या किसी ना किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके उसे सिंपलेस्ट वोल नंबर के अंदर अपन लेके आते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एलिमेंट थे ए बी सी, उसके लिए जो सिंपलेस्ट रेशियो आया ये मान लेते ये 2 आया, ये 1.5 आया और ये मान लेते ये आया 2। ठीक है? अब ये 1.5 है, यहां पर हमें तीनों ही कैसे होने चाहिए थे? दे मस्ट बी वोल नंबर। अगर वोल नंबर नहीं है तो फिर उसको सिंपलेस्ट किसी भी एक डिजिट से मल्टीप्लाई करके इन सभी को सिंपल में ले आते हैं, कम वोल नंबर में लेके आते हैं। अब अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 3 होगा। इसी 2 को यहां पर भी मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये रेशियो हमेशा सेम रहना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? दैट इज 4। अंडरस्टैंड? क्लियर और नॉट? कि हमें ये जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो हमेशा वोल नंबर में लेके आना होता है। आ गया तो ठीक, नहीं आया है तो अपने को लेकर आना होगा। ये है सेकंड स्टेप। ओके, सिंपलेस्ट रेशियो का डिटर्मिनेशन। थर्ड, इस सिंपलेस्ट रेशियो जो अपने को मिला है, इस सिंपलेस्ट रेशियो का यूज करते हुए जो सिंपलेस्ट रेशियो है
इस सिंपलेस्ट रेशो का यूज करते हुए अपन लिखते हैं उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसका यूज किया जाता है एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखने में, यानी कि सिंपलेस्ट रेशियोज के एम्पेरिकल फॉर्मूला के जो एटम्स हैं उसके एटम्स का एम्पेरिकल फॉर्मूला के जो डिजिट्स है उसको इंडिकेट करते हैं। जैसे अभी अपन ने लिखा, मान लो ए आया 2, बी आया 3 और सी आया 2, तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला वो बनेगा A2 B3 C2। गॉट इट? ये तो क्या है अपने एलिमेंट्स, ये क्या आया, दैट इज सिंपलेस्ट रेशो, और ये आया हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला। गॉट इट? तो थर्ड स्टेप जो आता है वो है इंपेरिकल फॉर्मूला का डिटर्मिनेशन। गॉट इट? फोर्थ स्टेप है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटर्मिनेट करना, मॉलिक्यूलर मास का डिटर्मिनेशन। अगर गिवन है तब तो जरूरत नहीं है, अगर गिवन है तब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वरना हमें मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास अपने को निकालना होता है, जैसे कैलकुलेट करके अपन निकालते हैं ना, उस तरीके से। या सैंपल में अपने को दिया गया हो कुछ इंफॉर्मेशन, जैसे कि वेपर डेंसिटी दे दी, तो वेपर डेंसिटी जो होती है उसका डबल होता है, जो वेपर डेंसिटी है वो क्या रहता है, उसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसका डबल वहां पर वो होता है। या तो आपको देगा, या तो क्या दे देगा आपको, मॉलिक्यूलर मास वो देता है। अगर मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया हुआ है तो कोई ना कोई ऐसी टर्म्स अपने को देता है जिससे अपन उसका पता कर सके। तो जैसे वेपर डेंसिटी दे दी तो वेपर डेंसिटी का डबल होता है मॉलिक्यूलर मास। तो फोर्थ स्टेप आती है मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन, नॉर्मली अपने को देता है। ओके, फिफ्थ स्टेप आती है डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एन। डिटर्मिनेट डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एन, एन का डिटर्मिनेशन। अब ये एन क्या है, एन है इंपेरिकल फॉर्मूला और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उन दोनों के बीच का रेशो या उसके बीच के रिलेशनशिप को ये डिटर्मिनेट करता है। गॉट इट? क्लियर? एन जो है ये इक्वल्स टू होता है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास, जो भी अपना एटम है, जो भी मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर मास, या अपन बोल सकते हैं मास ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। इनके बीच का जो रेशो बनता है मॉलिक्यूलर मास और जो मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला है उसका बीच का जो रेशो है, उसके लिए वर्ड क्या काम लेते हैं अपन, दैट इज एन। ये एन जो है ये रिलेशनशिप देगा हमारा किसके साथ, एम्पेरिकल फॉर्मूले के साथ। गॉट इट? क्लियर? तो यहां पर वैल्यू ऑफ एन और एम्पेरिकल फॉर्मूला से फाइनली हम डिराइव करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फाइनल स्टेप में अपन क्या डिराइव करते हैं, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू क्या होता है, जो भी हमारा एन निकला उस एन को मल्टीप्लाई किया जाता है एम्पेरिकल फॉर्मूला से। किसे करते हैं अपन, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है उस एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करते हैं अपन एन की वैल्यू से। गॉट इट? अब ये एन का मतलब कहां पे मल्टीप्लाई करना है, ये थोड़ा सा आगे अपन एग्जांपल में हम कंसिडर करेंगे। इससे हमारे पास आता है किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। गॉट इट? सो दीज आर द स्टेप्स, ये स्टेप्स हैं सॉरी, जिनका यूज किया जाता है किसी भी मॉलिक्यूल के, जो कोई भी मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के डिटर्मिनेशन में। गॉट इट? अंडरस्टैंड? चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं जिससे अपन इस पूरी चीज को अपन समझ पाए। ये स्टेप्स अपने माइंड में रखना,
कि यही आपको पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे। अब अपने पास जैसे क्वेश्चन है, अपन कंसिडर करें कि अपने को एक मॉलिक्यूल है, उसका कंपोजिशन अपने को दे रखा है। जैसे क्वेश्चन है, केमिकल एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिवेल दैट इट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका जब केमिकल एनालिसिस किया गया तो ये प्रिवेल हुआ, ये फाइंड आउट हुआ कि उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। यानी कि उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, सेकेंड इज हाइड्रोजन एंड थर्ड इज ऑक्सीजन। और केमिकल एनालिसिस ने ये प्रूवन किया या ये बताया कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो 40% और 6.67% है। कितने हैं? कार्बन का परसेंटेज कितना है? 40% और हाइड्रोजन का कितना है? 6.67%। ऑक्सीजन का नहीं दिया, वो आप निकाल सकते हैं। ये टोटल मिलाकर तीनों का कितना होगा? 100। 3 एलिमेंट है, तीनों का टोटल मिलाकर कितना होगा? 100। 2 का दे दिया तो तीसरा आप निकाल सकते हैं। तो तीसरा कितना बच गया? 40 गया, 60 बच गया। 60 में से 6.67 गया तो 53.33 ही हुआ 67। हाँ, ओके। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना हो गया? 53.33%। ओके। अब आगे बोल रहा है, इफ द मॉलिक्यूलर मास, अब आपको एक और स्टेटमेंट दे रहा है, सब्सटेंस का मोलर मास दिया हुआ है। मोलर मास बोल दो या फिर मॉलिक्यूलर मास बोल दो, एक ही तो बात है भाई। मोलर मास का मतलब हो गया मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। तो अपने को अगर मोलर मास बोल रहा है तो मतलब जी, और अगर मॉलिक्यूलर मास बोल रहा है तो मतलब यू लगेगा उसमें। तो मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, वो आपको दे रखा है 180। अब ध्यान रखना, अगर मोलर मास आपको दे रखा है तब तो जी लगेगा। मॉलिक्यूलर मास अगर आपको बोल रहा है तो दैट इज यू। गॉट इट? अपन ने तो यहाँ पे दोनों को लिखा है तो अपन ये डाउट ही नहीं रखेंगे। अपन तो कितना लिख रहे हैं? 180 अपने को दिया हुआ है। ओके। अब आपको करना है डिटर्मिनेट इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आपको डिटर्मिनेट करना है इसका इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आपको डिटर्मिनेट करना है। गॉट इट? तो अपन एक टेबुलेट, इसको टेबल फॉर्म में अपन इसको सॉल्व करते हैं। देयर आर 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? दैट इज कार्बन, सेकेंड इज हाइड्रोजन एंड थर्ड इज ऑक्सीजन। 3 एलिमेंट्स हैं। इसका एटॉमिक मास अपन जानते ही हैं। एटॉमिक मास से कार्बन का कितना होता है? दैट इज कितना होता है कार्बन का? 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का होता है दैट इज 16। गॉट इट? तीसरा अपने को दिया हुआ क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज मास कंपोजिशन या मास परसेंटेज अपने को दे रखा है। कार्बन का कितना दे रखा है? 40%, हाइड्रोजन का 6.67% और ऑक्सीजन का 53.33%। ओके, क्लियर? अंडरस्टैंड? अब यहां से अपन सबसे पहला, ये तो अपने को गिवन डाटा है या जो अपन जानते हैं, सबसे पहला स्टेप आपको याद होगा क्या निकालते हैं अपन? रिलेटिव नंबर। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे इसके लिए रिलेटिव नंबर। और रिलेटिव नंबर का मतलब आप जानते हैं, रिलेटिव नंबर मींस क्या होता है? जो उसका मास परसेंटेज दिया हुआ है उसके अंदर उसके एटॉमिक मास का डिवाइड, यानी कि 40 डिवाइड बाय 12। इसके लिए कितना हो जाएगा? 6.67 डिवाइड बाय 1, ये कितना हो जाएगा? 53.33 डिवाइड बाय 16। तो अब यहां पर आएगा अपने पास रिलेटिव नंबर। यहां पे डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आता है दैट इज 3.33। ये सेम रह जाएगा 6.67।
इसके अंदर डिवाइड करोगे तो दैट इज ऑल्सो 16 3 जा 48, बच गया 5, 53, 16 48, बच गया 5, वही चलेगा, दैट इज 3.33। ये आ गया हमारे पास, क्या आया, दैट इज रिलेटिव नंबर। गॉट इट। अब इसके बाद अपन निकालते हैं सिंपलेस्ट रेशो। सिंपलेस्ट रेशो, ओके। सिंपलेस्ट रेशो का मैंने बताया था कि जो सबसे स्मॉल डिजिट है उसका डिवाइड कीजिए बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं, बाकी जो रिलेटिव्स नंबर है उसमें। तो इसमें कितनी है, दैट इज 3.33, 6.67, 3.33। तो सबसे स्मॉल कौन सी है, 3.33। तो उसका डिवाइड अपन करते हैं, तो 3.33 डिवाइड बाय 3.33, 6.67 डिवाइड बाय 3.33, 3.33 डिवाइड बाय 3.33। आंसर कितना आ जाएगा, 1। इसका कितना आ जाएगा, 2। इसका कितना आ जाएगा, 1। तो ये आया हमारा सिंपलेस्ट रेशो। यहां तक अपन ने क्या निकाल लिया, ये क्या निकाला अपन ने, दैट इज सिंपलेस्ट रेशो। अब अपन इससे निकालते हैं इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या निकाल लेते हैं अपन इसका, इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला का मीन्स है तीनों तो एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और ये नंबर्स। तो कितना बन गया, 1। इसका कितना आएगा, 2। ये कितना है, 1। तो 1 लिखने की जरूरत होती नहीं, तो फॉर्मूला क्या बन गया, दैट इज CHO, CH2O। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया अपना, CH2O। गॉट इट। यहां तक का समझ में आ गया। अब अपन इसका निकालते हैं मास, क्योंकि अपने को इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। एन के लिए अपन जो मॉलिक्यूलर मास उसमें इंपेरिकल फॉर्मूला यूनिट का डिवाइड करते हैं अपन। तो मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला के मास का टोटल कितना मास है, 1 कार्बन यानी कि 12, 2 हाइड्रोजन्स यानी कि 2, क्योंकि एक का कितना होता है एटॉमिक मास, 1, ये सामने लिखा हुआ है। तो ऑक्सीजन कितना है, 1, 16। टोटल कितना हो गया, तीनों का टोटल कितना हो गया, दैट इज 30। ओके, क्लियर। अब अगली चीज अपने को क्या निकालनी है, एन। एन निकालते हैं अपन, डिटर्मिनेशन वैल्यू ऑफ एन। हालांकि पहली स्टेप, इससे पहली स्टेप है मास का डिटर्मिनेशन करना, मॉलिक्यूलर मास का, लेकिन वो तो हमें दिया हुआ है तो उसकी कोई जरूरत नहीं। तो सीधा अपन एन निकालते हैं। एन इज इक्वल्स टू क्या होगा, एन बराबर क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय फॉर मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला यूनिट। ये मॉलिक्यूलर मास कितना है, 180 डिवाइड बाय 30। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 6। एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6। ओके, तो अब अपन निकाल सकते हैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो इक्वल्स टू क्या होता है, एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। एन की वैल्यू कितनी है, 6। इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है, CH2O। अब यहां इसका 6 का मल्टीप्लाई यहां पर करना है, जो डिजिट्स यहां दी हुई हो, जो डिजिट्स यहां लिखी हुई हो उनसे मल्टीप्लाई करना है। मैथमेटिक्स नहीं है ये, पहले बता दूं। तो यहां 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, C1 इंटू 6, C6। हाइड्रोजन 2 इंटू 6, 12। ऑक्सीजन 1 इंटू 6, 6। तो फॉर्मूला क्या बन गया, C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज। क्या बन गया, दैट इज ग्लूकोज। गॉट इट। तो इस तरीके से अपन किसी भी मॉलिक्यूल का अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला डिराइव करते हैं, या अपन बोल सकते हैं कैलकुलेट करते हैं। गॉट इट, अंडरस्टैंड, क्लियर। तो ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। आई थिंक यू शुड प्रैक्टिस दैट। ओके,
Clear? More about that, the stoichiometry and the chemical compositions, the remaining part of this chapter we will discuss in next classes. Okay, thank you.